या तो स्टूडेंट हमारा जो है, इससे पहले हमारा जो है ना कुछ लेक्चर ग्रेविटेशन पे आ चुका है, और ग्रेविटेशन पे हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है। लगभग इसका 3-4 वीडियो जो है, 3-4 लेक्चर हमारा आ चुका है। तो खैर आज हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो ग्रेविटेशन में आज जा रहे हैं हम डिस्कस करने के लिए, वो है हमारा क्या, सैटेलाइट। तो इस सैटेलाइट के बारे में जैसे ही हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा एक इमेज क्रिएट होता है, क्या चीज़ का, मून का। ठीक है ना, कि मून भी क्या है, एक तरह से हमारी अर्थ का सैटेलाइट है, मतलब कि अर्थ के चारों तरफ ये चक्कर लगाता है। तो इस सैटेलाइट के बारे में असल में हम पढ़ेंगे। मून असल में एक तरह का नेचुरल सैटेलाइट है, और हमारा जो ये आज का जो पूरा टॉपिक डिस्कस्ड होगा उसमें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, कि जिसमें हम जो है मतलब हमारे साइंटिस्ट लोग जो मतलब कोई सैटेलाइट बना करके जो स्पेस में भेजते हैं, ताकि वो अर्थ के चारों तरफ जा करके वो रिवॉल्व करता है, और फिर वहाँ से जो हमें इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम कैलकुलेशन करेंगे कि उस सैटेलाइट की हाइट कितनी होती है, उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है, उस सैटेलाइट की स्पीड के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, उसकी जो बाउंडिंग एनर्जी होती है वो कितनी होती है, सॉरी बाइंडिंग एनर्जी। इसके बाद और भी कुछ डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड हम। तो खैर हमारा टॉपिक क्या आज का, तो सैटेलाइट है। और इस सैटेलाइट के बारे में हम बस इतना जानते हैं कि भाई कोई भी मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी बड़े ऑब्जेक्ट के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो वो उस ऑब्जेक्ट का क्या कहलाता है, सैटेलाइट कहलाता है। जिस तरीके से मून हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो मून क्या हो गया, अर्थ का सैटेलाइट हो गया। और इसके अलावा कुछ सैटेलाइट हमारे साइंटिस्ट ने बना करके भेजा है, जिसमें से आपका टेलस्टार हो गया, और भी बहुत सारे सैटेलाइट हैं जो मतलब इस तरह से अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। खैर, तो हमारा टॉपिक है असल में आज का क्या, तो सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट के बारे में हम ये डिस्कस आज करेंगे कि ये सैटेलाइट कितने टाइप का है। तो सैटेलाइट जो हमारा असल में हम पूरा टॉपिक क्या है, हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में बात होगी। तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होता है ये असल में दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो STATIONARY, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और एक होता है हमारा पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट। ये दो टाइप का हमारे पास सैटेलाइट है जो हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है ना, ये अर्थ के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है, तो इसका जो ऑर्बिट होता है, इसका ऑर्बिट इक्वेटोरियल प्लेन के पैरेलल होता है। यानी कि इसका जैसे मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि हमारे पास अर्थ है, तो हमारा ये इक्वेटोरियल प्लेन बनता है, जो इक्वेटर जिसका डायमीटर होता है, ठीक है ना, इक्वेटोरियल प्लेन है ये हमारा, और इसका डायमीटर क्या होता है, इक्वेटर होता है। और इस प्लेन के पर मतलब कि जो ये हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होगा, उसका जो ऑर्बिट होगा, वो ऑर्बिट क्या होगा, इस प्लेन के पैरेलल होगा, ठीक है ना। और इसके ऑर्बिट का जो सेंटर वही होगा जो हमारा क्या कहते हैं कि ये इक्वेटोरियल प्लेन का सेंटर होगा। इन दोनों का सेंटर सेम होता है, यानी हम कह सकते हैं कि दोनों क्या होता है, कंसेंट्रिक होता है, एक सेंटर वाला होता है। तो इस तरह से हमारा ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इस तरह के ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, जो ऑर्बिट हमारे इक्वेटोरियल प्लेन के पैरेलल होता है, पहली बात। दूसरी बात ये होता है कि ये जो हमारा सैटेलाइट होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये जैसे हमारी अर्थ मूव चक्कर लगाती है वेस्ट टू ईस्ट, उसी तरीके से ये भी वेस्ट टू ईस्ट चक्कर लगाता है, ठीक है ना। तो इसका भी जो डायरेक्शन होता है, एक मिनट, पहली बात तो बात हो गई कि किस तरह के मतलब ऑर्बिट में ये चक्कर लगाता है। तो ये ऑर्बिट क्या होता है, जो हमारा इक्वेटोरियल प्लेन है उसके पैरेलल, मतलब सेम, मतलब कि प्लेन में जो होता है कोई हमारा ऑर्बिट इस तरह से जो फॉर्म होता है, तो इस तरह के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। दूसरी बात ये है कि इसका जो डायरेक्शन होता है, इसका डायरेक्शन होता है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की तरफ। जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती है, सेम वैसे ही हमारा ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट चक्कर लगाता है। दूसरी बात इसमें क्या है कि इसकी हाइट जो निकाली जाती है, अप्रोक्सीमेट हाइट, वो लगभग 36,000 किलोमीटर होता है। लगभग इतनी ऊंचाई पर ये मतलब कि हमारा जो है मतलब चक्कर लगा रहा होता है। और तीसरी बात ये है कि अर्थ के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में होता है। क्या होता है, रेस्ट मोड पे होता है, विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में होता है। यानी कि अगर कोई बंदा अर्थ पे खड़ा होकर के सैटेलाइट को देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा क्या कि ये जो सैटेलाइट है वो कैसा है, रेस्ट में है, मतलब इसमें कोई मोशन नहीं है। तो ये रेस्ट मोड पर होता है विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड जस्ट सिमिलर टू अर्थ, कितना होता है, 24 आवर का होता है, ठीक है ना। जितने में अर्थ जो है ना मतलब एक रोटेशन कंप्लीट करती है अपना एक,
तो उतने में ये अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये काम करता है। इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो इसका इस्तेमाल जनरली जो किया जाता है हम कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। तो जब हम इस तरह के सैटेलाइट का इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए करते हैं तो इस सैटेलाइट को बोला जाता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है ना। और कभी कभी इसे सिंक्रोनस सैटेलाइट के भी नाम से जाना जाता है, ठीक। तो इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करेंगे, लिखने के लिए जगह नहीं है। तो इसका इस्तेमाल यूज जो होता है, यूज होता है कम्युनिकेशन में, ठीक। उसके बाद इसका इस्तेमाल होता है कि जो हमारा ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है, तो उस एटमॉस्फेयर के कंडीशन वगैरह को जानने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन का पता लगाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और भी इसका एक दो जगह पर इस्तेमाल होता है, लेकिन खैर अभी बस इसके बारे में हमें इतना जानना है कि ये वेस्ट टू ईस्ट चक्कर लगाता है, 36,000 किलोमीटर की लगभग ऊंचाई पे होता है, लगभग अर्थ के रेस्पेक्ट में, यानी अर्थ पे खड़े होकर के अगर हम इस सैटेलाइट को देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये सैटेलाइट रुका हुआ है, इसमें कोई भी मोशन नहीं है, क्योंकि अर्थ के रेस्पेक्ट में इसकी जो वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड लगभग 24 आवर का होता है, 24 आवर में एक चक्कर अपना पूरा कर लेता है, यानी एक रिवोल्यूशन पूरा कर लेता है। नेक्स्ट जो हमारा बनता है क्या, पोलर सैटेलाइट। तो ये पोलर सैटेलाइट क्या होता है ना कि इसका जो ऑर्बिट होता है, इसका ऑर्बिट परपेंडिकुलर टू द इक्वेटोरियल प्लेन होता है। जैसे ये अगर हमारी अर्थ है और ये हमारा इक्वेटोरियल प्लेन है, ठीक। इक्वेटोरियल प्लेन वो होता है जिसका डायमीटर क्या हो जाएगा, एक तरह से इक्वेटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इस तरह का पोलर सैटेलाइट जो होता है वो इस तरीके से चक्कर लगाता है, इस तरह के ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। ये ऑर्बिट कौन है, ये ऑर्बिट वो है जो इक्वेटोरियल प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब ये हमारा इक्वेटोरियल प्लेन है तो ये इस तरीके से चक्कर लगाता है, ठीक, ऐसे। तो ये इस तरीके से चक्कर लगाएगा, ऐसा कुछ, मतलब इक्वेटोरियल प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक। अब क्या होता है कि ये सैटेलाइट अगर मान लीजिए अकेला कोई सिंगल सैटेलाइट है, ये पोलर सैटेलाइट अगर हमारे पास सिंगल सैटेलाइट है तो सिंगल सैटेलाइट लगभग वो इंटायर पूरे अर्थ को लगभग कवर कर लेता है, क्योंकि ये अर्थ एक तरह से रोटेट करती रहती है और ये एक तरह से पूरा 360 डिग्री पे इस तरह से घूमता है, तो वो लगभग अर्थ का हर एक जोन को जो है ना वो किसी न किसी टाइम पे वो स्कैन कर लेता है। तो इसमें क्या होता है कि पोलर सैटेलाइट में अगर हम मान लीजिए इससे कम्युनिकेशन कराना चाहेंगे तो एक सिंगल सैटेलाइट से लगभग सारा कम्युनिकेशन वो सारे जगह को स्कैन कर लेगा। तो इसीलिए इसका जो जनरली इस्तेमाल होता है ये मिलिट्री पर्पस वगैरह के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, मिलिट्री पर्पस के लिए हम इसका जनरली इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हमें मान लीजिए कि जो ब्रॉडकास्टिंग इसके लिए जो हमारा वेदर के बारे में, अगर वेदर का अगर हम फोरकास्टिंग करते हैं तो वेदर के फोरकास्टिंग के लिए ये इससे ज़्यादा एक्यूरेट ये होता है, ये ज़्यादा सटीक हमें इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा बेहतर है वेदर फोरकास्टिंग के लिए, और मिलिट्री पर्पस के लिए इसका जनरल इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इस तरीके से चक्कर लगाता है और इसकी जो हाइट होती है वो लगभग 500 से लगभग 800 किलोमीटर के बीच होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसकी हाइट लगभग इतनी होती है, ठीक है। इतनी सी बात है इसके बारे में हमें जो जानना था, ठीक। तो ये हो गया इसके एप्लीकेशन के बारे में और ये सारी चीज के बारे में, ठीक है। अब हम देखेंगे, चलिए इस टॉपिक को अभी बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की बात हो गई कि ये सैटेलाइट क्या होता है, कैसे होता है, नहीं होता है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डीप चलेंगे। देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें हम इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग कैसे करते हैं। जब हमारे साइंटिस्ट लोग किसी सैटेलाइट को भेजते हैं स्पेस में तो वो किस तरह से इसकी लॉन्चिंग करते हैं, तो उस लॉन्चिंग को हम समझते हैं। हमारा टॉपिक बनता है क्या, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। किस तरीके से हम लॉन्च करते हैं, किस तरीके से स्पेस में भेजते हैं। तो देखिए इसको सिंपल समझिए, लॉन्चिंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझिए कैसे होता है। ये हमारी अर्थ है, ठीक। और इस अर्थ पे आप क्या कीजिए कि एक ऊंचे से टावर पे जाके खड़े हो जाइए यहाँ पे, ठीक। और यहाँ से आप क्या कीजिए, एक स्टोन को पैरेलल यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप वेलोसिटी दे करके थ्रो कीजिए, यानी इस डायरेक्शन में थ्रो कीजिए। तो ये क्या होगा, हम पैराबोला के भी प्रोजेक्टाइल मोशन के भी केस में देखे थे कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि इस तरीके से चल करके ऐसे आकर के नीचे गिर जाता है यहाँ पे एक पैराबोलिक पाथ पे चल करके। अगर हम और ज़्यादा वेलोसिटी देंगे तो क्या होगा कि वो इस तरीके से चल करके आके गिरेगा, कुछ और देंगे तो ये ऐसा चल के गिरेगा, कुछ और देंगे, यानी जैसे जैसे हम वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसका जो रेंज होगा ये रेंज बढ़ता चला जाएगा, यानी और ज़्यादा दूर जाके गिरेगा। एक टाइम ऐसा आएगा
एक ऐसी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी जिस वेलोसिटी पे जाकर के ये बस गिरने की तो कोशिश करेगा इस पे, यानी फ्री फॉल के कंडीशन में होगा, ये ऑब्जेक्ट गिरने की कोशिश तो करेगा लेकिन गिर नहीं पाएगा, यानी इस पे इसको इसके अर्थ के सरफेस को जाके हिट नहीं कर पाएगा। हालांकि ये फ्री फॉल के कंडीशन में होगा, ये चाहेगा कि हम अर्थ के सरफेस को जाके हिट करें बट ये नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से क्या होगा, ये हर स्टेज पे चाहेगा कि हम गिरें लेकिन गिर नहीं पाएगा और ये कुल मिलाकर के एक इस तरीके के पाथ पे चलना शुरू कर देगा, ठीक है ना। यानी एक ऐसी वेलोसिटी उसको मिलेगी, हम देख रहे हैं ना कि जैसे जैसे ये रेंज बढ़ा, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं तो ये रेंज बढ़ता चला जा रहा है। एक टाइम इसको ऐसी वेलोसिटी मिल जाएगी जिस वेलोसिटी पे जाकर के ये गिरना चाहेगा बट गिर नहीं पाएगा, इस अर्थ को हिट नहीं कर पाएगा और ये कंटिन्यू इस पाथ पे मोशन करना शुरू कर देगा। तो उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को यहाँ पे बोला जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब है कि एक पर्टिकुलर हाइट पे जाकर के हम ऑब्जेक्ट को जब ऐसी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दें जिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे वो ऑब्जेक्ट मतलब अर्थ पे जाके नहीं गिरे, अर्थ को जाके हिट नहीं करे, बल्कि वो फ्री फॉल कंडीशन में हो लेकिन वो अर्थ को जाके हिट नहीं करे और वो कंटिन्यूअसली एक सर्कुलर पाथ पे मूव करने लगे, तो वैसे सिचुएशन हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है क्या हो गया है कि मतलब एक सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, दैट मींस उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी मिल गई है। ठीक, तो हमारे लिए कंडीशन ये है कि लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट के लिए है कि सैटेलाइट को हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी देना होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर हाइट पे सैटेलाइट को भेज करके वहां पर उसको एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी देना होता है जो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर हो। तो हमारा पहला सैटेलाइट को जब हम लॉन्च करते हैं तो सबसे पहला टारगेट होता है कि उसको एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचाए, जिस हाइट पे जाकर के उसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी दी जाएगी तो वो चक्कर लगाना शुरू कर देगा, वो अर्थ पे जाके नहीं गिरेगा बल्कि चक्कर लगाना शुरू कर देगा। तो पहला टारगेट है कि उसको किस तरह से हम वो एक एप्रोप्रिएट हाइट पे पहुंचाएं, इस हाइट पे पहुंचाएं। तो उसके लिए क्या होता है कि हम उसको जो है मतलब किसी रॉकेट के थ्रू सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। तो इसमें हमारा 3 स्टेज रॉकेट होता है। कितना होता है? 3 स्टेज रॉकेट होता है। हमारे पास 3 स्टेज रॉकेट होता है। इसमें से पहला 2 स्टेज का जो रॉकेट होता है उसका काम होता है कि इस सैटेलाइट को उस पर्टिकुलर हाइट तक किसी तरह पहुंचाया जाए, क्योंकि जब ऊपर की तरफ सैटेलाइट जाता है ना उस टाइम एयर का रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा काम करता है। तो जब एयर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा काम करता है तो उस टाइम बहुत हाई वेलोसिटी की हमें जरूरत पड़ती है ताकि इसको किसी तरह से उस पर्टिकुलर हाइट तक पहुंचाया जा सके। तो यहाँ पर हम इस केस में यही बोल करके चलते हैं कि उसकी एस्केप वेलोसिटी है, लेकिन एस्केप वेलोसिटी थोड़ा सा डिफरेंट टर्म है, क्योंकि हम वहाँ पढ़े थे कि एस्केप वेलोसिटी में कि जब अर्थ के पूरी तरह से अर्थ के फील्ड को ही छोड़ करके निकल जाता है तो उसको हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी का मतलब है कि किसी तरह से उस पर्टिकुलर हाइट तक उसे पहुंचा दिया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 2 स्टेज इसका जो होता है रॉकेट का, ये 2 स्टेज क्या करता है कि इस पर्टिकुलर हाइट तक सैटेलाइट को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही इस स्टेज पे पहुंचता है तो वो दोनों स्टेज मतलब जो रॉकेट जो होता है वो अलग हो जाता है, और जो तीसरा स्टेज होता है वो यहाँ पर जैसे ही पहुंचता है उसका काम शुरू हो जाता है। तो 3rd स्टेज ये करता है कि इसको एक पैरेलल वेलोसिटी प्रोवाइड कर देता है ताकि ये चक्कर लगाना इसमें शुरू कर दे, दैट मीन्स घूमना शुरू कर दे, ठीक है। तो इस तरीके से सैटेलाइट की लॉन्चिंग होती है, सैटेलाइट इस तरह से चक्कर लगाता है, ठीक। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी पे ये चक्कर लगाना शुरू कर देता है, अर्थ पे जाके नहीं गिरता है, उस ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी उसके बारे में हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हम अब पढ़ेंगे किसके बारे में? ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में। ऑर्बिटल वेलोसिटी, देखिए ये हमारी अर्थ है और इसके चारों तरफ ये सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है जिसका मास m है, और ये हमारी अर्थ का मास m है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए कि अर्थ का रेडियस r है और ये जो अर्थ के सरफेस से जो दूरी है वो h है। तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ सैटेलाइट का क्या बन गया? r प्लस h, यानी टोटल डिस्टेंस अगर हम d लिखें तो दिस इज r प्लस h हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब ये सैटेलाइट इस सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगा रहा होता है तो हम एक चीज पढ़ चुके हैं सर्कुलर मोशन में कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, तो वैसे सिचुएशन में उस पार्टिकल के ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है जिसकी वैल्यू हमेशा mv²/r होता है, जहां पर m क्या है? उस पार्टिकल उस ऑब्जेक्ट का मास होता है, v उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो होती है, और हमारा r जो होता है वो रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ दैट सर्किल होता है, ठीक है। तो
तो हम यहाँ पर देखेंगे तो अगर इसका सेंट्रीपिटल फोर्स का अगर फॉर्मूला निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मास ऑफ सैटेलाइट इज m, और इसकी वेलोसिटी जो होगी कौन सी, ये किस वेलोसिटी से घूम रहा है, तो vo मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी से घूम रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं mvo का स्क्वायर, जिस वेलोसिटी से घूम रहा है उसका हम स्क्वायरिंग करते हैं, और अपॉन रेडियस, रेडियस यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि ये हमारी ऑर्बिट है, ये सर्कुलर पाथ है, तो इसका रेडियस कितना बन जाएगा हमारा r+h, यानी mv0 का स्क्वायर अपॉन r+h। vo क्या है हमारा, vo हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ दैट सैटेलाइट, ठीक है। ये हमारा कुल मिलाकर के सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा इस सैटेलाइट का, मतलब कि यही फोर्स होगा जो इस सैटेलाइट को इस ऑर्बिट में बांध करके रखेगा, बाहर नहीं जाने देगा, ठीक है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, तो वैसे सिचुएशन में उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, जिसकी वैल्यू इस टर्म यानी रेडियस और वेलोसिटी के टर्म में इतना होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि इसको ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ये फोर्स मिल कहाँ से रहा होगा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि कोई चार्ज वगैरह की तो कोई बात नहीं है, या मैग्नेट की कोई बात नहीं है, या फिर और भी कोई टेंशन वगैरह भी तो नहीं कि रस्सी से बंधा हुआ, ऐसा कुछ तो है नहीं, तो एक ही फोर्स है यहाँ पर, कौन है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका मतलब ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको जो दे रहा होगा, कौन दे रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स दे रहा होगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर हम लिखे फॉर्मूला, तो F इज इक्वल टू क्या होता है, g मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है, r+h का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स असल में इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर है किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के, क्योंकि यही ग्रेविटेशनल फोर्स असल में सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो इसका मतलब gmm अपॉन r+h का होल स्क्वायर बराबर mv0 का स्क्वायर अपॉन r+h, ऐसा हमारा कुछ इक्वेशन हो जाएगा। और अगर हम देखें तो m से m कैंसिल हो जाएगा, और r+h से देखें तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखेंगे तो हमारा जो बनेगा v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, gm अपॉन m क्या है, मास ऑफ द अर्थ है, अपॉन r+h, ऐसा कुछ इक्वेशन हो जाएगा। इसको और अगर हम थोड़ा सा डिराइव करेंगे तो हमारा हो जाएगा v0 इज इक्वल टू √gm अपॉन r+h, ऐसा कुछ इक्वेशन हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई बात किसकी, ऑर्बिटल वेलोसिटी की। इसको vo भी पढ़ते हैं, v0 भी पढ़ते हैं, जनरली मुझे o को मैं नोट पढ़ देता हूं, तो v0 इज इक्वल टू √gm अपॉन r+h, ऐसा कुछ लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए इसको और भी कई टर्म में इस इक्वेशन को डिराइव किया गया। अगर हम देखें तो सिंपल हमने पढ़ा है कि स्मॉल g इज इक्वल टू क्या होता है, gm अपॉन r² होता है, ठीक। तो यहां से अगर हम देखें तो हमारा बनेगा gr² इज इक्वल टू gm, ठीक है। तो ये gm इज इक्वल टू होता है gr², तो इस gm की जगह हम क्या रख सकते हैं, gr पुट कर सकते हैं। तो हमारा एक और इक्वेशन यहाँ से निकल करके आ जाएगा, gm की जगह हम पुट कर देते हैं क्या, gr² अपॉन क्या हो जाएगा, r+h। तो ये दोनों इक्वेशन चलता है, जिस इक्वेशन का चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का इस्तेमाल करके और मास ऑफ द अर्थ का इस्तेमाल करके इस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इस्तेमाल करके आप इस फॉर्मूला से भी v0 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए सैटेलाइट जो है वेरी नियर टू द अर्थ सरफेस है, अर्थ के सरफेस से बहुत बहुत करीब है, इतना करीब है कि r जो है रेडियस ऑफ द अर्थ हाइट के कंपेयर में बहुत बड़ा है, और इतना बड़ा है कि हम हाइट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी रेडियस, मान लीजिए कि आपके पास 1 करोड़ रुपए है, और 1 करोड़ रुपए में अगर 5 रुपए ऐड कर दीजिएगा तो 1 करोड़ ही बोला जाएगा ना, 1 करोड़ 5 थोड़ा ही बोला जाएगा। तो इस तरह से रेडियस ऑफ अर्थ बहुत बड़ा है, उसमें थोड़ी सी हाइट अगर ऐड होगी तो क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर रहेगा। तो हम सिंपल क्या करते हैं, h को वैसे सिचुएशन में नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लिखेंगे, व्हेन सैटेलाइट इज नियर टू अर्थ सरफेस, जब अर्थ के सरफेस के बहुत ही नियर होगा तो वैसे सिचुएशन में r+h जो होगा वो बराबर हो जाएगा r के, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हम h को नेग्लेक्ट कर देते हैं, h ना के बराबर होता है, ठीक। तो वैसे सिचुएशन में जब हम h को नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये पूरा इक्वेशन जो हमारा आ जाएगा v0 का, v0 इज इक्वल टू हो जाएगा √gm अपॉन r+h की जगह हम सिंपल रख सकते हैं क्या, रेडियस ऑफ अर्थ, और या फिर हम लिख सकते हैं इसको √ हमारा हो जाएगा gr² अपॉन r+h की जगह सिंपल r रखा जाएगा, क्योंकि हमने h को नेग्लेक्ट कर दिया है, तो r से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा √gr के बराबर, ठीक है।
तो हमारा अगर मान लीजिए कि हमारा सैटेलाइट जो है वो अर्थ के सरफेस के बहुत ही नज़दीक है, तो वैसे सिचुएशन में ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू या तो √gm/r होगा या फिर √small/g/r होगा। ये दोनों इक्वेशन हमारा काम आएगा, ठीक है। ये चीज़ है हमारा। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि किसी ऑर्बिटल वेलोसिटी, मतलब मान लीजिए कि कोई हमारा सैटेलाइट है और वो सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से बहुत नज़दीक में है, बहुत करीब करीब है, तो वैसे सिचुएशन में उसकी अगर हम वेलोसिटी अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो यही हमारा v0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √gr। दैट मीन्स वैसे सिचुएशन में हम क्या इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, √g की वैल्यू हम डाल देंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू r की वैल्यू जो होती है लगभग 6.4 इंटू 10⁶ मीटर के आसपास होता है, ऐसा कुछ। जब इस टर्म को आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपको 7.92 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी उस सैटेलाइट की जो अर्थ के सरफेस के बहुत 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 करीब है, उसका इतना वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात है। इसके बाद ये यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूला को याद रखना है। हमारे पास एक है वीओ का फॉर्मूला। अगर मान लीजिए कि हाइट कंपेरेबल है तो वीओ बराबर क्या हो जाएगा, √gm/r+h। अगर हाइट कंपेरेबल नहीं है, यानी हाइट बहुत ही कम है, तो वैसे सिचुएशन में vm बराबर √gm/r या फिर v0 बराबर √gr, ठीक है। इन दोनों का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक। अब मान लीजिए कि हमारी सैटेलाइट जो है वो अर्थ से बहुत ही नज़दीक में, जो सैटेलाइट है वो अर्थ के से बहुत ही नज़दीक है, ठीक है ना। तो व्हेन satellite is near to earth surface, जब अर्थ के सरफेस के नज़दीक है, तो वैसे सिचुएशन में v0 बराबर जो है हमारा वो क्या है, √gr है, ठीक। अच्छा, अगर ये बहुत नज़दीक होता था तो वैसे सिचुएशन में अगर हम याद करें कि हमारा जो एस्केप वेलोसिटी था वो एस्केप वेलोसिटी था √2gr, ऐसा कुछ। अगर अब यहाँ से हम इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना चाहें, और मतलब बहुत नज़दीक में अगर हम देख रहे हैं तो एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, VE/VO इज इक्वल टू √2gr/√gr। यहाँ से gr से gr कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स आपको आएगा कि एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 इंटू VO, यानी एस्केप वेलोसिटी जो होगी √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी। ये हमारा रिलेशन हो जाएगा किसके लिए, वैसे सैटेलाइट के लिए जो अर्थ के सरफेस के बहुत बहुत करीब है। तो सिंपल आप एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 v0 का फॉर्मूला लगा करके यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। अगर इन दोनों में से कोई एक दिया रहेगा तो आप दूसरा यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से सब पता चल रहा है कि हमारी एस्केप वेलोसिटी बड़ी होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी से। कभी कभी अगर रिलेशन दे देगा मतलब निकालने के लिए, तो आप सीधा कह सकते हैं कि एस्केप वेलोसिटी इज ग्रेटर देन ऑर्बिटल वेलोसिटी, सिंपल, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई हमारी किसकी, ऑर्बिटल वेलोसिटी से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट टर्म देखेंगे क्या, टाइम पीरियड से रिलेटेड। अब हम देखेंगे कि इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और दूसरी बात हाइट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इन दो चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा मान लीजिए क्या है, टाइम पीरियड t है। तो टाइम पीरियड बराबर क्या होगा कि एक चक्कर लगाने में जितना डिस्टेंस कवर करेगा अपॉन जो उसकी वेलोसिटी होगी। सिंपल सी बात। मान लीजिए कि सैटेलाइट जो है इस वाले पाथ पे घूम रहा है, यहाँ से चक्कर लगाना शुरू किया, किस स्पीड से, v0 स्पीड से, क्योंकि जो इसकी जो स्पीड होती है वही ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है असल में। तो v0 स्पीड से चक्कर लगाना शुरू किया, यहाँ से चल करके यहाँ तक आने में जो भी उसने डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस उसके ऑर्बिट का कितना बन रहा था, हमारा r+h बन रहा था, ठीक है। अर्थ के सरफेस से जो हाइट थी h और अर्थ का जो रेडियस था r, यानी r+h, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये सैटेलाइट यहाँ पे चक्कर लगा रहा है, इसका डिस्टेंस कितना है, मतलब कि उस वो जो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट का जो रेडियस है वो कितना है, r+h है। और यहाँ अगर हम देखें तो जब एक चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर लगाने में जो वो डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या होगा, इस ऑर्बिट के सरकमफेरेंस के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं 2π × r+h के बराबर ये डिस्टेंस कवर करेगा जब ये एक चक्कर लगाएगा तो। और किस स्पीड से चक्कर लगा रहा है, तो v0 स्पीड से चक्कर लगा रहा है। तो दैट मीन्स हमारा टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला बनेगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर इन 1 रिवॉल्यूशन अपॉन स्पीड, ठीक है ना, अपॉन वेलोसिटी, जिस स्पीड से वो चक्कर लगा रहा है। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा क्या, 2π × r+h अपॉन हमारा क्या हो जाएगा, v0। ऐसा कुछ हमारा इक्वेशन बन जाएगा टाइम पीरियड का। अच्छा, हम चाह रहे हैं कि इस v0, हमें नहीं पता है अभी, ठीक,
हमें बस ये पता है हाइट वगैरह पता है कि कितनी दूरी पे है, ठीक, उसके टर्म में हम रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, हम वी ओ के टर्म में नहीं निकालना चाह रहे हैं। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, दिस इज 2 पाई आर प्लस एच अपॉन वी नोट की वैल्यू अभी हमारी जस्ट आई थी क्या, अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच, ऐसा कुछ हमारा इक्वेशन आया था किसका, वी नोट का। तो हमने क्या किया, वी नोट की जगह हमने ये वाली वैल्यू ला करके पुट कर दिया, ठीक है। अब देखिए हम चाह रहे हैं कि ये रूट इस पूरे पे आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई को थोड़ी देर के लिए बाहर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट हम लिख सकते हैं आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन जी एम अपॉन आर प्लस एच, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इस पे रूट चढ़ाया तो उसको स्क्वायर कर दिया, सीधी सी बात है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसमें ज़्यादा तो कुछ है नहीं सोचने वाली बात। ये इसको हम लेकर के कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो नीचे वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, बीच वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो सिंपल हमारा ये क्या बनेगा, 2 पाई इंटू अंडर रूट आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी एम, ये हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया, ठीक। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट आर प्लस एच का होल क्यूब इंटू जी एम। इससे रिलेटेड एक AIEEE का क्वेश्चन है, अभी मैं कराऊंगा खैर, लेकिन अभी फिलहाल याद रखना क्या कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी एम, ठीक। इसको दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं कि देखिए t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन ये gm जो था, gm बराबर हमारा क्या आया था, gm इज इक्वल टू आया था जी आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम gm की जगह क्या रख सकते हैं, जी आर स्क्वायर रख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जी आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला काम आएगा हमें, और वो भी एक और टर्म में इसको लिखा जाता है, कभी कभी रो के टर्म में, डेंसिटी के टर्म में भी लिखा जाता है। तो डेंसिटी के टर्म में अगर हम निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, इस मास को रिप्लेस कर देंगे किसके टर्म में, वॉल्यूम एंड डेंसिटी के टर्म में। तो सिंपल क्या हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, क्योंकि स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो यानी अर्थ का रेडियस आर है और अर्थ एक स्फीयर है, तो अर्थ का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो क्या हो जाएगा, अर्थ की डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं इसको, ठीक। और इसके बाद और ज़्यादा अगर इसको हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हम क्या करते हैं, 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 4 बाहर निकलेगा तो 1/2 हो जाएगा, और दैट मीन्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला, और इस पाई को अगर हम अंदर भेजेंगे तो पाई स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला करके हमारा फाइनल आंसर जो आएगा यहाँ पे, ये आएगा हमारा आर प्लस एच का क्यूब पाई, और ये 3 भी ऊपर जाएगा तो 3 पाई अपॉन जी आर क्यूब इंटू रो, ऐसा कुछ इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा कुल मिला करके है। अच्छा, अगर हम इसको और देखें तो हम थोड़ा सा और अगर इसको डिराइव करना चाहें तो मान लीजिए कि जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से बहुत ही करीब है, तो अगर अर्थ के सरफेस के करीब है, यानी हम h इज वेरी लेस देन अगर r है, तो वैसे सिचुएशन में हम s को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हमारा टाइम पीरियड जो होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 2 पाई इंटू अंडर रूट, यहाँ से देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, आर क्यूब अपॉन जी आर स्क्वायर, दैट मीन्स इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। एक तो हमारा ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। दूसरा अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से अगर हम देखेंगे इस इक्वेशन को, अगर हमारा h नेग्लेक्ट हो जाता है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाई जी एम, ठीक है। h को हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो आर क्यूब बाई जी एम, ऐसा कुछ हो जाएगा। उसके बाद और अगर हम देखें तो हम इसके भी टर्म में क्या कर सकते हैं, यहाँ भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे टाइम पीरियड तो क्या हो जाएगा, आर क्यूब अपॉन आर क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, और हमारा कुल मिलाकर के ये आएगा अंडर रूट 3 पाई बाय 0, यानी अगर अर्थ के सरफेस के बहुत करीब है सैटेलाइट, यानी h बहुत ही छोटा है रेडियस ऑफ अर्थ से, तो वैसे सिचुएशन में टाइम पीरियड या तो 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जी एम लिखें, या फिर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी लिखें, या फिर टाइम पीरियड इज इक्वल टू अंडर रूट 3 पाई बाई 0 लिखें, ठीक है ना, ऐसा कुछ अगर बहुत करीब है तो। और अगर करीब नहीं है तो वैसे सिचुएशन में टाइम पीरियड इज इक्वल टू हम इतना लिख सकते हैं। यहाँ पर इससे रिलेटेड एक AIEEE में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है,
लेकिन उससे पहले मैं एक और फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, फिर जाकर के उस क्वेश्चन पे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। देखिए एक चीज तो याद रखें कि यहाँ से अगर आप देखेंगे दोनों साइड अगर आप स्क्वायरिंग कर देंगे तो स्क्वायरिंग करने पे आपको मिलेगा कि टी स्क्वायर जो है, स्क्वायरिंग कर देंगे तो टी स्क्वायर, ये सारे टर्म को अगर आप कांस्टेंट मान करके चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर प्लस एच के होल क्यूब के है। यानी आप ये कह सकते हैं टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब है। डी क्यूब मतलब डिस्टेंस जितने दूरी पे है सेंटर से सैटेलाइट, उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सीधा इस फॉर्मूला से बेस एक क्वेश्चन है, यानी आप ये कह सकते हैं यहाँ से टी स्क्वायर अपॉन डी क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आप कह सकते हैं, ठीक है ना, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कह सकते हैं। तो इस पे एक क्वेश्चन है, अभी हम देखेंगे आगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पर हम हाइट का एक रिलेशन निकाल लेते हैं और हाइट का रिलेशन निकालने के बाद फिर जाकर के हम करेंगे। देखिए सिंपल अगर देखें हम इसी इक्वेशन में अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका क्या, आर प्लस एच का होल क्यूब। जी वाले टर्म में देखिए, जी वाले टर्म में हमारे पास इक्वेशन हम मिटा दिए, कोई नहीं, जो हमारा जी वाला, कोई नहीं, एक मिनट, ये आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी एम की जगह हम क्या रख देते हैं, जी आर स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। हम असल में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं किसको, एच को, किसके टर्म में, टाइम पीरियड वगैरह के टर्म में। तो ये कुल मिला करके इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस एच का होल क्यूब, ठीक। ये क्यूब इधर जब ट्रांसफर कीजिएगा तो ये क्यूब इधर आकर के क्या करेगा, इस पे पावर चढ़ा देगा 1/3 और यहाँ से जब आप h कैलकुलेट कीजिएगा तो h इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर द पावर 1/3 माइनस आर, ठीक है। ये हाइट का रिलेशन होता है, मतलब यहाँ से हम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एक और चीज़ है कि जैसे अभी हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में पढ़ रहे थे। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में अगर आप इस इक्वेशन की सारी वैल्यू डालेंगे, जैसे टाइम पीरियड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का कितना होता है, लगभग आपका 24 आवर हो जाएगा। रेडियस जो आपका है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, वो डाल दीजिएगा। जी 9.8 पुट कर दीजिएगा, रेडियस आपको बताई दी 6.4 इंटू 10⁶ वो पुट कर दीजिएगा। और उसके बाद आप 4 पाई वगैरह की वैल्यू जब डाल करके किसी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए जब इस एच हाइट को कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 35,930 किलोमीटर, ऐसा कुछ मिलेगा। यानी आपको लगभग जो है ये 36,000 किलोमीटर के आसपास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हाइट निकालने का फॉर्मूला हो गया और हमने टाइम पीरियड वगैरह निकालने का फॉर्मूला हम पीछे देख चुके हैं, ठीक है। तो इतनी सी बात हमारी थी। इस पे बेस एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, उसके बाद ये वीडियो जो है हम यहीं पे रोक देंगे और फिर जा करके अगला हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस पे बेस एक AIEEE में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। वो क्वेश्चन ये है कि ड्यूरेशन ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए सैटेलाइट इज 5 आवर, 5 घंटे का है, मतलब टाइम पीरियड 5 घंटे का है। इफ इट्स हाइट, अगर इसकी हाइट जो है इंक्रीज कर दिया जाता है 4 टाइम्स, कितना गुना, 4 गुना बढ़ा दिया जाता है, देन तब व्हाट विल बी दी, तब वैसे सिचुएशन में टाइम पीरियड क्या होगा या फिर ड्यूरेशन क्या होगा वो आप पता कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन है, ठीक। क्या है क्वेश्चन कि अभी 5 घंटा का ड्यूरेशन लगता है, अगर उसके हाइट को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तब कितना होगा, ये आप कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला क्या है कि टी स्क्वायर बाई डी क्यूब, डी मतलब डिस्टेंस, ठीक है, यानी हाइट, या आप हाइट भी कह सकते हैं। वहां पर हमारा असल में आर प्लस एच आया था टोटल, एच मतलब सरफेस से हाइट था, लेकिन यहाँ पर हम टोटल सेंटर से हाइट, सेंटर से डिस्टेंस को बोलते हैं, तो इसलिए हम डी क्यूब लिख देते हैं। तो टी स्क्वायर अपॉन डी क्यूब मतलब अर्थ के सेंटर से उस सैटेलाइट की जो दूरी है, ठीक है, जिसको कि हम यहाँ पे हाइट लिखे हैं क्वेश्चन में। तो टी स्क्वायर अपॉन डी क्यूब इज इक्वल टू हमारा होता है क्या, कांस्टेंट, ठीक। तो आप यहाँ से इस बेस पे आप ये कह सकते हैं कि t1 का स्क्वायर अपॉन d1 का क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा t2 का स्क्वायर अपॉन d2 का क्यूब, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास t1 जो है, t1 की वैल्यू कितनी है, 5, यानी 5 का स्क्वायर अपॉन d1 का क्यूब, d1 को हम d1 ही या फिर d लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
डी का क्यूब इज इक्वल टू T2 हमें पता करना है कि क्या होगा अपॉन D2 कितना गुना बढ़ गया है, 4 गुना बढ़ गया है, यानी कि हम लिख सकते हैं पहले D था तो अब D2 कितना हो जाएगा 4D इसका क्यूब, ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर तो आपको हो जाएगा 25 अपॉन ये हो जाएगा D क्यूब इज इक्वल टू T2 का स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64 इंटू डी क्यूब यानी 64 इंटू डी क्यूब, और डी क्यूब से डी क्यूब एक तरह से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा ये हो जाएगा क्या T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 64। ठीक है, ऐसा कुछ हमारा आ जाएगा। और यहाँ पर और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा T2 इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इंटू 64। ठीक, ऐसा कुछ, और इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 8 एडजस्ट होता है तो 8 हो जाएगा, यानी कि 40 आवर आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर उस सैटेलाइट का डिस्टेंस जो है वो 4 गुना बढ़ जाता है, अभी जिस हाइट पे भी वो अपना उछल कूद कर रहा है, जिस हाइट पे भी चक्कर लगा रहा है व्हाटएवर, उस हाइट से अगर हम 4 गुना अगर हाइट कर देते हैं तो अगर अभी 5 घंटा लग रहा है तो तब कितना लगेगा, जब 4 गुना बढ़ा देंगे हाइट तो तब 40 घंटा लगेगा। इसका मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा। यही वजह है कि हमारा मतलब कि हमारी अर्थ जो है 365 दिन में ही चक्कर लगा लेती है, और जैसे जैसे हमारा और प्लेनेट जो है आगे की तरफ जब जाता है, जैसे मान लीजिए कि आपका जो और सब कौन सा है, जुपिटर है, सेप्टन, क्या क्या सब तो नाम है यार, ज्योग्राफी का स्टूडेंट खैर मैं हूँ नहीं, क्या सब तो नाम है, नेपच्यून है, प्लूटो है, जुपिटर है, सैटर्न है, वगैरह वगैरह जो भी है, तो उन सबको मतलब टाइम लग जाता है क्योंकि उसकी जो दूरी होती है सन से ना वो बढ़ती चली जाती है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ड्यूरेशन भी रिवोल्यूशन का बढ़ता जाएगा, यानी टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल सैटेलाइट का केस लिए थे कि अगर आप सिंपल देख लीजिए ना कि बस 4 गुना हाइट बढ़ाएं तो कितना डिफरेंस आ गया। ठीक है ना, सीधा मतलब कि कहाँ 5 घंटा टाइम लगता था और कहाँ इसको जो है 40 घंटे का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था, ये AI का पूछा हुआ क्वेश्चन था। खैर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अब इसमें एक लास्ट टॉपिक देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है ना, हम सैटेलाइट वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं लगभग सारा कुछ। अब इसमें जो है हम देखेंगे एक है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। देखिए पहले तो ये समझिए कि सैटेलाइट के पास एनर्जी होती है क्या, यानी कौन एनर्जी होती है और कितनी होती है। तो जब सैटेलाइट किसी हाइट पे अपना चक्कर लगा रहा होता है ना, तो उसके पास एक तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी एक तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, और प्लस क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, सैटेलाइट के पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम पिछले दूसरे या तीसरे लेक्चर में मैंने बताया था कि ये जो होती है -GMM अपॉन जो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस को चलिए थोड़ी देर के लिए R मान लीजिए, तो इतने के बराबर होता है। ठीक, और अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12mv0 का स्क्वायर, जो भी उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, क्योंकि सैटेलाइट के पास क्या होगा, जब अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होगा तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी वेलोसिटी है, v0, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो हम 1/2 mv0 का स्क्वायर ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा -GMM अपॉन R प्लस 1/2 m, और v0 का स्क्वायर, यानी v0 हमारा क्या था, √GM अपॉन R, यानी डिस्टेंस। यहाँ पर हम डिस्टेंस को r मान रखे हैं, वहाँ पर हमारा डिस्टेंस r प्लस h था, मतलब कि रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, लेकिन यहाँ पर हम टोटल यानी r प्लस h को हमने स्मॉल r मान रखा है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, v0 का स्क्वायर, यानी कि हमारा जो है v0 जो है वो है √GM अपॉन R, ऐसा कुछ है। तो हम अगर v0 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा क्या, GM अपॉन R, ऐसा कुछ हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा अगर हम इन सारे को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कुल मिला करके आ जाएगा -GMM अपॉन 2R, ऐसा कुछ आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, यानी उसके पास जो टोटल की टोटल एनर्जी है, इन सबको जब कैलकुलेट करेंगे हम तो हमारे पास टोटल की टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, -GMM अपॉन 2R के बराबर आ जाएगी, यानी उस सैटेलाइट के पास इतनी एनर्जी है। अब देखिए बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब, अच्छा, नेगेटिव आने का मतलब ये है कि ये वो एनर्जी है जो सैटेलाइट को अर्थ से
रोके रखा है, अर्थ से बांध करके रखे हुआ है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है कि आप उस सैटेलाइट को कम से कम इतनी एनर्जी दे दो कि वो सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट को छोड़कर अपने उस ऑर्बिट को छोड़ करके स्पेस में चला जाए, बाहर निकल जाए, ठीक है ना। तो अगर उसे बाहर में निकालना है तो उसकी सारी की सारी एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। दैट मीन्स उसके पास जो भी एनर्जी है वो खत्म हो जानी चाहिए। तो खत्म हो जाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके पास इतनी एनर्जी है माइनस में, प्लस में आप दे दीजिए कितना, Gm/2r के बराबर एनर्जी दे दीजिए। तो इतनी एनर्जी दे देंगे तो वो एनर्जी को लेकर के वो क्या करेगा, इन्फिनाइट पे चला जाएगा। इन्फिनाइट पे चला जाएगा तो उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। एक बात ऐसे भी ध्यान आप रख सकते हैं, दे सकते हैं कि जब दूरी इन्फिनाइट हो जाएगी, डिस्टेंस जब इन्फिनाइट हो जाएगा, तो वैसे सिचुएशन में ना तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी ना ही काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है ना। तो हमारा असल में टारगेट है कि उस ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट पे पहुंचा दे। इन्फिनाइट पे पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसे एनर्जी देना पड़ेगा। कितनी एनर्जी देना पड़ेगा, तो दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है, तो जितनी उसके पास एनर्जी है वो माइनस में है, आप प्लस में उतनी ही एनर्जी दे दो ताकि उसकी सारी की सारी एनर्जी को कैंसिल आउट कर दे। और एनर्जी को कैंसिल आउट कर देने का मतलब है कि सैटेलाइट को लेकर के वो इन्फिनाइट पे चला गया है। यही हमारा बाइंडिंग एनर्जी का कैलकुलेशन होता है, यानी फॉर्मूला होता है। ये इतनी सी बात है, इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अगले लेक्चर में जो हम केपलर्स लॉ वगैरह पढ़ करके इस पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे और उसके बाद 20, 25, 30 क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड देखेंगे जो कि कंपटीशन सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।